सो अब हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड प्रोपगेशन भी देख ली, हमने बैकवर्ड प्रोपगेशन करने के लिए जो डेरिवेटिव्स चाहिए वो भी देख लिए। हमने अब ये चीज़ देख लेते हैं, अब ये देख लेते हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की कुछ वेरिएशंस भी होती हैं। जो चीज़ हमने फ़िलहाल कवर की है सो फार वो ये थी कि एक हिडन लेयर, वन हिडन लेयर वाला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ये हमने अभी देखा है, जो लेफ्ट पे है ये हमने अभी किया है, इसी के डेरिवेटिव्स देखे हैं, इसी की फॉरवर्ड प्रोपगेशन देखी है। और जो सवाल एक आया था कि क्या हम और हिडन लेयर्स भी रख सकते हैं, यस हम और हिडन लेयर्स रख सकते थे। तो अगर एक और हिडन लेयर होती तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में भी बस ये लूप में एक ये वाला स्टेप और होता, और उसकी हिडन उसमें रिकरेंट वाला स्टेप भी इस लेयर का अपना होता, यानी ये लेयर अपना हिडन स्टेट अगले टाइम स्टेप पे अपने आप को ही फीड कर रही होती, यानी हर हिडन लेयर अपना हिडन स्टेट नेक्स्ट टाइम स्टेप पे फीड कर रही है अपने आप को। ठीक है, तो ये दो हिडन लेयर्स हैं, 3 4 5 कितनी भी हो सकती थी। तो एक तो वेरिएशन ये है कि आप हिडन लेयर्स बढ़ा दें, फिर एक वेरिएशन ये है कि आप स्किप कनेक्शंस भी रख लें। स्किप कनेक्शंस ये है कि आप जो इनपुट आई थी तो वो इनपुट फर्स्ट हिडन लेयर को भी फीड हुई है, वो सेकंड हिडन लेयर को भी फीड हो गई है। ठीक है, सिमिलरली इस हिडन लेयर की जो आउटपुट है वो सेकंड हिडन लेयर को भी गई है और वो आगे आउटपुट को भी चली गई है। ठीक है, यानी हर लेयर अपनी आउटपुट अपने से आगे भी भेज रही है और अपने से एक लेयर स्किप करके उसको भी डायरेक्टली जा रही है उसकी आउटपुट। तो इससे भी ये कि इंफॉर्मेशन के प्रोपोगेट करने का में फ़ायदा हो जाता है और ग्रेडियंट्स के भी बैक प्रोपोगेट होने में फ़ायदा हो जाता है। तो ये है एक वेरिएशन। फिर एक वेरिएशन ये है कि आप ये देखें कि हम हिडन स्टेट को अगले टाइम स्टेप में फीड कर रहे थे, यानी हम कह रहे थे कि जो टाइम t+1 की आउटपुट है इट शुड डिपेंड ऑन टाइम t। लेट मी राइट दिस डाउन। आप ये कह रहे थे जो रेड एरो बना हुआ है दैट सेज कि आउटपुट या स्टेट, हिडन स्टेट एट टाइम t+1 should depend on time t and therefore on all previous time steps। ये जब मैं कहता हूँ on time t, well t depends on t-1 and t-1 depends on, so it really depends on all previous time steps। So output or state at time t+1 should depend on time t and therefore on the past, यानी all previous steps। ठीक है, ये आप कहते थे। ये जो ब्लू एरो है, ब्लू एरो ये कह रहा है, well let me copy this। ब्लू एरो कहता है कि आउटपुट और स्टेट एट टाइम t should depend on time t+1 and therefore on the future।
डज दिस सीम काउंटर इंट्यूटिव टू यू? आपको एतराज तो नहीं है इस बात पे कि मैं कहता हूं कि रिकरेंट नेट की आउटपुट किसी भी टाइम स्टेप पे इट शुड डिपेंड ऑन द फ्यूचर? इससे एतराज है? सही तरह से ये है कि वो फ्यूचर में मतलब कैसे रोक लेगा, मतलब यू मीन कि वो जब फर्स्ट टाइम बैक प्रोपगेशन हो जाएगी तो उसके बाद वो स्टेप को रिपीट करना शुरू करेगा। यानी फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, तो फ्यूचर पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं? ये इतराज है आपका? हाँ जी, ठीक है। ये कैसे? यानी जब तक आप कैपिटल टी पे पहुंच नहीं जाते तब तक तो आपने आगे तो नहीं देखा होगा, वो तो फ्यूचर में पहुंचेंगे तब तो प्रेजेंट बन चुका होगा, तो फ्यूचर पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं? ओके फाइन, ठीक है। मैं आपसे तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही sat on the chair, ठीक है। अब अगर मैं कुछ लफ्ज़ों को हाइड कर दूं, मसलन ये जुमला आपके पास ही सैट ऑन द चेयर, और अगर मैं यहां जाके कर दूं व्हाट हैपेंड, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। लेट मी फिगर दिस आउट। I don't like this. एक सेकंड दीजिए while I figure this out. हाँ, अगर मैं इसको छुपा दूं इस लफ्ज़ को, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करें, आप क्या कहेंगे? he sat on the something, दोबारा कुछ भी बताइए। हम यहाँ पे कोई he sat on the, हम कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, चेयर, सोफा, फैन जस्ट फैन कर सकते हैं? नॉर्मल तो नहीं कह सकते। नहीं, यस और नो कहें, फैन कहेंगे आप? नो, अच्छा, यानी कई चीज़ें हैं जो आप नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप कहेंगे, सोफ़ा, ग्रास, चेयर, इस तरह की चीज़ें कह देंगे, है ना? ओके, मल्टीपल चीजें। क्यों फैन क्यों नहीं कहेंगे आप? ये जो ग्रीन में लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो फैन आने से रोक रहा है? सेट ऑन। सैट, हाँ सैट ऑन। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक में मैंने चीज़ लिखी है, इट डिपेंड्स ऑन सैट, ट्रू? टू। ओके, द ब्लैक ब्लैंक डिपेंड्स ऑन सैट, यानी द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द पास्ट। इस पे आप लोग मुत्तफिक हैं। अब मुझे इजाजत दें, अब मुझे इजाजत दें कि मैं यहां पे ब्लैंक डाल देता हूं। अब आपसे पूछता हूं, ब्लैंक को फिल करें, क्या कहेंगे? बताएं, कुछ डालें। अभी तो साइड के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो कह दें, तो कह दें कि सैट आएगा। Yes, he sat on the chair. ओके, आप कहते हैं सैट ऑन द चेयर। सेट भी हो सकता है, फेल ऑन द चेयर भी हो सकता है। पहला होना चाहिए। हाँ, And बता सकते हैं। हाँ, फैन आ सकता है, फैन। नो सर, एलिफेंट आ सकता है, नो सर, एयरप्लेन। नो,
डेमोक्रेसी। नो। तो वर्ड भी आएगा। क्यों वर्ब क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि फ्यूचर में ऑन आया हुआ है। हाँ, पर कुछ और आ रहा है। जी मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, आई डोंट नो मेरी तरफ से आ रहा है या अब खत्म हो गया। तो ही जब आप कहते हैं कि ही सैट ऑन द चेयर, या जो भी इस ब्लैक जगह को जो भी फिल करेगा, उसका फैसला आप ही को देख के कर रहे हैं या ऑन द चेयर को देख के कर रहे हैं? क्या जवाब है आपका? ऑन द चेयर। ऑन द चेयर। चेयर का सर, ऑन द चेयर को ज्यादा प्रोमिनेंट है वो। दोनों को देख के होगा ना, ही को भी और ऑन द चेयर को भी। अच्छा, अगर यहाँ शी होता तो फिर क्या होता? फिर भी सेम केस होना था। तो ही से तो खास फर्क पड़ नहीं रहा। अगर मैं ही काट भी देता, ही होता ही कुछ ना, सिर्फ ब्लैंक से शुरू करता मैं, तब भी शायद आप कहते हैं सैट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, फेल ऑन द चेयर, फॉल ऑन द चेयर, पुट ऑन द चेयर, इस तरह की कोई बातें करते। एलिफेंट तो ना कहते, डेमोक्रेसी ना कहते, एरोप्लेन ना कहते, टाइगर ना कहते। यानी किस वजह से ना कहते? ऑन द चेयर की वजह से। यानी आपका फैसला फ्यूचर को देख के हो रहा होता। इज दैट ट्रू? ये था। इसका मतलब है कि आप पास्ट को देख के भी फैसले करते हैं और फ्यूचर को देख के भी फैसले करते हैं, या अगर फैसले ना भी करें, फैसला करना तो खैर मैं अपने लिए मुश्किल पैदा कर दूंगा ये कह के, जो ज़्यादा प्रॉपर जुमला है वो ये है कि अल्फाज प्रीवियस अल्फाज से भी डिपेंड कर रहे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं उनके साथ, और आगे आने वाले अल्फाज के साथ भी जुड़े हुए होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये कॉन्टेक्स्ट पास्ट में भी होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर में भी हो सकता है। और ये जो जिसको हम टाइम कहते हैं, देखिए टाइम तो एक इल्यूजन है। हम टाइम को बैकवर्ड फॉरवर्ड कंसिडर करते हैं। हम लोग टाइम, हम समझते हैं कि टाइम हमारे लिए पास्ट से फ्यूचर में जा रहा होता है। लेकिन वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि इस तरह ही देखा जाए चीज़ों को? सिर्फ इसलिए कि इंसानों को ऐसे फील होता है। उल्टा क्यों नहीं जाया जा सकता? तो ये जो ब्लू एरो है जो उल्टा जा रहा है, ये कह रहा है कि आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में जो हिडन लेयर का जो स्टेट है, इट शुड डिपेंड ऑन द फ्यूचर। ये बस ये कह रहा है। तो ये वाला जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, जो राइट मोस्ट फिगर है, इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसमें हिडन स्टेट एक फॉरवर्ड वाले टाइम में चल रहा होता है और एक और हिडन स्टेट होता है जो बैकवर्ड्स टाइम में चल रहा होता है। ठीक है, इसको जरा सा डिटेल में देखते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं, अब मेरे साथ रहिएगा आप लोग। बाई डायरेक्शनल आरएनएन में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये आप कर चुके हैं, जो हमने स्टैंडर्ड आरएनएन में किया था। स्टैंडर्ड आरएनएन को आप यूनी डायरेक्शनल आरएनएन भी कह सकते हैं, इसमें टाइम की एक ही डायरेक्शन होती है। तो पहला स्टेप वही है जो आप स्टैंडर्ड आरएनए में करते थे, वो था फॉरवर्ड प्रोपगेशन इनटू द फ्यूचर। और उसमें आप करते क्या है? उसमें आप अपना हिडन स्टेट, लेकिन अब इसको मैं फॉरवर्ड हिडन स्टेट कह रहा हूं। ठीक है, मैंने मैंने यहां पे F के साथ लिखा है। Why is it? ये हिडन स्टेट है टाइम में फॉरवर्ड जाते हुए, और ये फर्स्ट लेयर का हिडन स्टेट है एट टाइम 0। ठीक है, इसको मैं रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब रिकरेंट वेट्स भी
फॉरवर्ड टाइम में फॉरवर्ड जाते हुए जो वेट्स हैं उसको मैं WF कह रहा हूँ, और ये रिकरेंट लेयर के वेट्स हैं। इसी तरह मैं टाइम में फॉरवर्ड जाने के लिए जो इनपुट से फर्स्ट लेयर पे पहुंचने वाले वेट्स हैं W0, उसको भी फॉरवर्ड टाइम में फॉरवर्ड जाने के बायसेस टाइम में फॉरवर्ड जाने वाले, यानी ये 3 सेट्स ऑफ पैरामीटर्स आ गए मेरे पास, WF11, WF0, BF0। ठीक है, ये 3 सेट्स ऑफ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे मेरा हिडन स्टेट निकल रहा है असल में, और ये फॉरवर्ड जाने वाला हिडन स्टेट है। इसलिए मैंने इन 3 पैरामीटर्स को F की सबस्क्रिप्ट असाइन की है, क्योंकि इन तीनों की बेस पे मेरा हिडन स्टेट, फॉरवर्ड मूविंग जो हिडन स्टेट है टाइम में आगे जाने वाला, वो इनकी बेस पे निकलता है। और ये एक स्टैंडर्ड जो हमने पहले देखा था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अनफोल्डेड इन टाइम, ये वही बना हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंट हुई हुई हो, लेट्स अस्यूम कि इम्प्लीमेंट हुई हुई है फॉरवर्ड प्रोपगेशन, तो उसके अंदर आप सिर्फ ये कर रहे हैं, आप अपना इनपुट सीक्वेंस दे रहे हैं। ठीक है, और इनपुट सीक्वेंस क्या होगा? इनपुट वेक्टर एट टाइम 1, इनपुट वेक्टर एट टाइम 2, इनपुट वेक्टर एट टाइम 3, 4, इनपुट वेक्टर्स एट ईच टाइम स्टेप। फाइन। और आपने ये भी इनपुट करना होगा कि टाइम 0 पे हिडन स्टेट की क्या वैल्यूज थी फॉरवर्ड जाते हुए, यानी ये टर्म ये इनिशियलाइज हो रही होगी, ये आपने खुद प्रोवाइड की होगी। ठीक है, लेट्स से रैंडमली इनिशियलाइज है, और आपने पैरामीटर्स दिए होंगे। पैरामीटर्स कौन से हैं? फर्स्ट लेयर के वेट्स फॉरवर्ड जाते हुए, फर्स्ट लेयर के बायसेस, फर्स्ट लेयर के रिकरेंट लेयर के वेट्स फॉरवर्ड जाते हुए, और फिर आपको पता है कि इसने भी तो आगे फीड होना होता है सेकंड लेयर बनाने के लिए, और इधर भी तो फिर सेकंड लेयर के वेट्स फॉरवर्ड जाते हुए और बायस फॉरवर्ड जाते हुए। तो ये वो जो 5 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी RNN के हिडन लेयर, सिंगल हिडन लेयर वाले, उसके जो 5 पैरामीटर्स हैं ये वो है। पर इन सारों के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट F लगा दी है कि ये वो हैं जो टाइम में सेंटेंस को फ्यूचर में देखते हुए या फ्यूचर में मूव करते हुए जो देखने, उनको मैं पैरामीटर्स और वो सारे स्टेट्स उनके साथ F की सबस्क्रिप्ट लगाता हूँ। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में मैं टाइम को रिवर्स कर देता हूँ, यानी अब मैं टाइम कैपिटल T, टाइम कैपिटल T जो है उस पे जो इनपुट वेक्टर था ये मैं सबसे पहले फीड इन करूंगा। अब मैं उल्टा चलूंगा और तो मैं हिडन स्टेट निकालूंगा एट टाइम कैपिटल T, लेकिन हिडन स्टेट को तो एक प्रीवियस हिडन स्टेट भी चाहिए होता है। प्रीवियस हिडन स्टेट मेरे पास ये होगा और ये मैंने रैंडमली इनिशियलाइज किया होगा। ठीक है, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये टाइम T+1 पे है। ठीक है, असल में तो टाइम मेरे पास 1 से लेकर T तक है, ना मेरे पास कैपिटल T+1 पे कुछ है, ना ही मेरे पास टाइम 0 पे भी कुछ था। ठीक है, ये दोनों तो मैंने इनिशियलाइज किए थे, टाइम 0 और टाइम T+1। और अब मैं बिल्कुल रिकरेंस उसी तरह से यानी पहले तो मैं इसको प्रीवियस कहता था, पर अब अगर आप टाइम को उल्टा चलाएं तो अभी भी इसको प्रीवियस ही कहूँगा कि प्रीवियस हिडन स्टेट को मैं रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई करता हूँ और इनपुट को मैं W0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बायस ऐड करता हूँ, तो मेरे पास नया हिडन स्टेट आ जाता है। और इस नए हिडन स्टेट को मैं फिर आउटपुट लेयर के वेट्स, लेकिन बैकवर्ड टाइम में अब उल्टा चलने वाले, और उसके भी बायसेस लेकिन टाइम में उल्टा चलने वाले, तो ये मेरे पास फिर से 5 पैरामीटर्स आ गए हैं।
ठीक है। बैकवर्ड जाते हुए पहली लेयर के वेट्स बायस, रिकरेंट लेयर के वेट्स और सेकंड लेयर के वेट्स और बायसेस, ये 5 पैरामीटर्स है मेरे पास। और ये मैं उल्टा चलता जाऊंगा टाइम में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आपने कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं करना। अगर आपके पास यूनिडायरेक्शनल स्टैंडर्ड यूनिडायरेक्शनल RNN में फॉरवर्ड प्रोपगेशन करने वाला फंक्शन मौजूद है, ये वही फंक्शन है जो हमने पिछली स्लाइड पे यूज़ किया था, अगर ये इम्प्लीमेंटेड है, आपने एक फुल स्टॉप, एक कॉमा भी एक्स्ट्रा नहीं इम्प्लीमेंट करना। ये जो रिवर्स यानी फॉरवर्ड प्रोपगेशन इनटू द पास्ट जो है, इसमें आपने सिर्फ एक काम करना है। जो आपकी इनपुट्स पहले आ रही थी, अगर पिछली स्लाइड पे जाएं तो आप पहले इनपुट फीड कर रहे थे टाइम 1 पे और फिर टाइम 2 की और एंड सो ऑन, फिर कैपिटल T। अब आपने अपना वही इनपुट्स हैं उनको फीड उल्टे तरीके से करना है। पहले आप टाइम कैपिटल T पे फीड करेंगे, फिर कैपिटल T-1 वाला वेक्टर फीड करेंगे एंड सो ऑन। सिर्फ इनपुट का सीक्वेंस आपने रिवर्स कर दिया और कुछ भी नहीं किया। और जहां पे आप इनिशियल हिडन स्टेट देते थे, टाइम 0 वाला रैंडमली इनिशियलाइज करके देते थे, अभी भी आपने रैंडमली इनिशियलाइज करके टाइम T+1 पे हिडन स्टेट दे देना। यानी एज फार एज द फंक्शन इज कंसर्न्ड, उसको तो आपने कुछ इनपुट वेक्टर्स ही दिए थे ना, उसे क्या पता टाइम क्या चीज होती है, आपने उनको रिवर्स कर दिया था। और कोई हिडन इनिशियल स्टेट आपने कोई दिया था, उसे क्या कि वो टाइम 0 वाला है या टाइम T+1 वाला है, वो तो कह रहा है मेरा फंक्शन शुरू करने के लिए मुझे कोई ना कोई इनिशियल स्टेट चाहिए, वो आपने उसको दे दिया, ठीक है। और पैरामीटर्स अब आपने दूसरे वाले दे दिए। ये वही फंक्शन है, वही इंप्लीमेंटेशन है जो पिछली स्लाइड पे यूज हुई थी, एज इट इज वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू रिवर्स द इनपुट सीक्वेंस एंड प्रोवाइड अ न्यू इनिशियल हिडन स्टेट, ठीक है। तो ये आपने फॉरवर्ड प्रोपगेशन इनटू द पास्ट कर दी अब, ठीक है। ये दो लर्निंग तो हमने से W11 की करनी है, स्टेट तो यहाँ पे है नहीं है, उनकी तरह कैसे? लर्निंग के लिए अब आपके पास पहले मैंने कहा था 5 सेट्स ऑफ पैरामीटर्स थे, अब 10 हो गए। 5 फॉरवर्ड वाले और 5 यानी 5 हैं जो फ्यूचर वाले हैं टाइम में फॉरवर्ड जाते हुए, और 5 हैं जो टाइम में बैकवर्ड आते हुए। ठीक है सर, ठीक है। और आगे के लिए लर्नर से जो होगी लर्निंग पैरामीटर्स की एंड हमने सेंटेंस के अगेंस्ट की एक ही सेंटेंस के अगेंस्ट कुछ प्रेडिक्ट करना है, तो उसको कर दे रहा हूं। वो अब मैं वो स्टेप 3 आने लगा है। अब स्टेप 3 आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक सेंटेंस के लिए आउटपुट प्रोड्यूस होनी थी, वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, यही है ना सवाल आपका। यानी जो सेंटेंस है वो तो था H0 एट टाइम 1, H0 एट टाइम 2, H0, ये आपका सेंटेंस इनपुट किया गया था। ये तो मैंने अब जबरदस्ती धक्के से स्टेप 2 में उसको रिवर्स करके भी फीड कर दिया है। आपको तो चाहिए था आउटपुट एट टाइम 1, आउटपुट एट टाइम 2, आउटपुट एट टाइम 3 एंड सो ऑन। तीसरा स्टेप अब यही प्रोड्यूस करेगा। यानी आप नोट करें कि मेरे पास जो हिडन लेयर्स थी ना, हिडन लेयर पे पहले मेरे पास H1 प्रोड्यूस हुआ करता था, अब मैंने उस H1 को H1F कह दिया, और इन एडिशन मैंने एक H1B ये भी प्रोड्यूस कर दिया। दो हिडन स्टेट आ गए मेरे पास, और तीसरे स्टेप में मैं इन दोनों हिडन स्टेट्स को कंबाइन कर लेता हूं, और वो कंबाइन इस तरह से करता हूं कि मैं ये इक्वेशन से शायद इक्वेशन दोबारा बताइए। सम या इस तरह से देख लें। पहले हम ये नहीं करते थे, जो हिडन लेयर पे स्टेट आ जाता था H1,
उसको आउटपुट लेयर के वेट से मल्टीप्लाई करते थे W1 और बायस ऐड करते थे B1। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वही काम करता हूं, लेकिन जो फॉरवर्ड मूविंग हिडन स्टेट था उसको फॉरवर्ड वाले वेट से मल्टीप्लाई करता हूं और बायस ऐड करता हूं, और जो बैकवर्ड मूविंग हिडन स्टेट था उसको मैं बैकवर्ड वाले कोई वेट्स हैं आउटपुट लेयर के, उनसे मल्टीप्लाई करता हूँ और बायसेस उनसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यानी अब ये डायग्राम खैर मेरे से वो 3D में ड्रॉ सही तरह नहीं हो रही थी, पर व्हाट्स हैपनिंग इज के मेरे पास एक हिडन स्टेट है एट लेयर 1 का एट टाइम t, और सिमिलरली मेरे पास हिडन स्टेट है बैकवर्ड मूविंग का उसी लेयर 1 का एट सेम टाइम t, और ये जैसे भी प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब ये इधर को आते हुए प्रोड्यूस हुआ है, ये इधर से आते हुए प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये एट टाइम t मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इसको और इसको दोनों को यूज करता हूँ टू प्रोड्यूस H2, इसको आउटपुट कह रहे हैं आप एट टाइम t, और ये H2 को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ से H1 को जो मल्टीप्लाई किया है वो W1F और बायस F, और बैकवर्ड वाले को जो प्रोड्यूस मल्टीप्लाई किया है मैंने वो WB1 और बायस बैकवर्ड 1। यानी पहले अगर मैं पुराना काम देखूं तो पहले मैं सिर्फ ये करता था जो ब्लू में है, पहले सिर्फ ये हो रहा था। ये जो अब मैं रेड में कर रहा हूँ ये नया है, ये बैकवर्ड वाला काम हो रहा है, और ये उसको कंबाइन कर रहा हूं मैं H2 को प्रोड्यूस करने के लिए। और सर इसी में हम बैकवर्ड आएंगे और आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? बैकवर्ड यानी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग के अंदर जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम पहले फॉरवर्ड जाते हैं, फिर जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं तो लास्ट में प्रूव करना है, लास्ट में के बाद हम बैक कैलकुलेट करते हैं। तो बैक कैलकुलेशन के अंदर मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हमने पहले ब्लू वाले के लिए हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे, जैसा कि डेटा जी फाइंड आउट किए थे, इस तरह हम इस आएंगे ब्लू के हिसाब से और रेड के हिसाब से लाट आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी मैं तो खैर बैक प्रोपगेशन इसकी कवर नहीं की, लेकिन बैक प्रोपगेशन में यही होगा कि अगर आप लेट मी चेंज द कलर, अगर आप यहाँ तक लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H2 एट टाइम t अगर ये निकाल चुके हैं तो ये बस अब फिर इधर के डेरिवेटिव निकल आएगा, इसका डेरिवेटिव निकल आएगा, फिर आप बैक प्रोपगेट करके इधर तक डेरिवेटिव्स लाएंगे, उसकी बेस पे इसका डेरिवेटिव निकल आएगा, फिर नीचे को आएंगे और हाँ इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव निकल आएंगे। तो ये तो था जो पहले भी होता था। अब सिर्फ ये हो रहा होगा कि जब ये डेरिवेटिव H2 पे आ गया आपके पास तो ये इधर भी बैक प्रोपगेट हो रहा होगा और ये डेरिवेटिव्स भी कंप्यूट हो रहे होंगे, राइट। और ये होते होते ये इधर भी आ रहा होगा और इसकी बेस पे फिर ये वाला भी डेरिवेटिव कंप्यूट हो रहा होगा और ये भी एंड सो ऑन। लेकिन वो यानी उसमें कोई नई बात नहीं है करने वाली, वो तो बस एक एक्स्ट्रा एरो आ गया है और बस फॉर्मूले ज़रा रेप्लिकेट हो जाएंगे। जिस तरह फॉरवर्ड प्रोपगेशन भी हमने कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने वही fprop का फंक्शन इनपुट को रिवर्स करके यूज कर लिया। इधर भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। ओके, तो that's a bidirectional RNN and it just says कि आप ये एक टाइम का बायस क्यों लेके आते हैं चीज़ों में, कि हमेशा बैकवर्ड हमेशा पास्ट पे डिपेंड कर रही होती हैं चीज़ें। वेल दैट्स नॉट ट्रू, डिपेंडेंस तो दोनों तरफ होती है, ठीक है। कॉज कोई और चीज़ होती है, कॉज भले एक
से दूसरी डायरेक्शन में जाता हो, लेकिन डिपेंडेंस तो दोनों डायरेक्शंस में होती है चीज़ों की, ठीक है। तो ओके, सो दैट्स अ बाई डायरेक्शनल आरएनएन। ज़्यादातर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क में ज़्यादातर ये बाई डायरेक्शनल मॉडल्स ही यूज़ होते हैं। ओके, लेट्स हैव अ क्विक वर्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ रिकरेंट आर्किटेक्चर्स। आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा, टाइम कम है, हम जल्दी जल्दी करते हैं। आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, आपके पास एक 3 बिट नंबर है और आपके पास एक और 3 बिट नंबर है, सो यू हैव 2 3 बिट नंबर्स। जब आप इनको ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो 4 बिट्स का हो सकता है, यस और नो? कैरी ओवर की वजह से ना, ठीक है। आपके अगर मैं एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लर्न करना चाहूँ, एक MLP लर्न करना चाहूँ जो 3 बिट एडिशन करता हो, तो मुझे इनपुट लेयर पे कितने न्यूरॉन रखने पड़ेंगे? 3 न्यूरॉन्स पहले नंबर के लिए, 3 न्यूरॉन्स दूसरे नंबर के लिए। अली अपना माइक आप म्यूट ही रखिएगा। सो अभी जब मैं सवाल पूछूँ ना तो आप ना ही जवाब दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आ रही है डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से। ओके, सो मैं 6 न्यूरॉन्स रखूँगा यहाँ पे, और आउटपुट लेयर पे 4 न्यूरॉन्स होंगे, और मैं इस तरह के मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा। कितनी एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी? 3 बिट के नंबर हो कितने सकते हैं? 2 to the power 3। 2 to the power 3 नंबर्स हो सकते हैं, 8 इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। अगर लेट्स से मैं ओके फाइन, 2 to the power 3, इसको एक्सपोनेंशियली कहते हैं ना? हाँ जी। यानी जो ट्रेनिंग सेट या जितनी भी एग्जांपल्स आपकी हो सकती हैं कंबाइंड ओवरऑल, वो 2 to the power n होंगी। तो ये ट्रेनिंग सेट का साइज एक्सपोनेंशियल इन n हो सकता है, जो यानी अगर n इज लार्ज, 2 to the power n इज रियली 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 लार्ज। और जब मैं लेट्स से ट्रेन कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं अब ऐड करना चाहता हूँ 4 बिट नंबर्स को, ये नेटवर्क मेरे काम आएगा? मैंने MLP ट्रेन किया, एक्सपोनेंशियली लार्ज इसका ट्रेनिंग सेट रखा, और उसके बाद मैंने 3 बिट नंबर्स की बजाय 4 बिट नंबर्स ऐड करने थे, ये MLP चलेगा? इनपुट पे जो है ना हमारा एक बिट कॉल होगा और हम जिससे कुछ लाएंगे वो उसी साइड से करेंगे। हाँ, यानी न्यूरॉन्स उतने है ही नहीं, 6 न्यूरॉन्स है। 4 बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए मुझे तो 8 न्यूरॉन चाहिए थे इनपुट पे, है ना? तो ये यूज ही नहीं हो सकता। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो एक तो मैं एक्सपोनेंशियली लार्ज उसका ट्रेनिंग सेट रखूँ, वो अच्छी तरह ट्रेन हो, टाइम ले ट्रेन होने में, और ट्रेनिंग में भी एरर्स करता होगा, यानी ये कोई परफेक्ट तो नहीं करता होगा क्योंकि उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जब ये सारा कुछ हो जाता है तो मैं सिर्फ n बिट नंबर्स को ही कर सकता हूँ इसके थ्रू ऐड। इससे बड़े नंबर्स पे मुझे फिर से नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, वो भी एक्सपोनेंशियली लार्ज, इससे भी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी। और सो इवन तो हम कहते थे कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स तो यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स होते हैं, ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन आप इसकी अनसूटेबिलिटी देखें कि इतनी सिंपल प्रॉब्लम एडिशन की प्रॉब्लम थी, और उसके लिए 3 बिट्स के लिए मुझे एक नेटवर्क ट्रेन करना पड़ेगा, 4 के लिए कोई और, 5 के लिए कोई और, एंड सो ऑन। जबकि राइट साइड पे देखें मैंने एक बड़ा ही सादा सा एक नेटवर्क कह लें, इसको नेटवर्क से भी छोटी चीज़ है पर नेटवर्क कह लें, इसमें मैं सिर्फ 2 बिट्स ऐड कर रहा हूँ, बिट 1 बिट 2, और ये इनको प्लस करता है। बिट 1 जो भी आई वो फीड हो रही है 1 से मल्टीप्लाई होके ना, बिट 1 डायरेक्ट फीड हो रही है इस प्लस में, बिट 2 को वो लेता है प्लस करता है। फिर एक कैरी बिट भी है, और कैरी बिट जो है ये यानी ये मेमोरी में है, ये दोबारा फीडबैक हो जाती है, ठीक है।
इसी प्लस के अंदर। मुझे बताएं इसके पूरे में इसकी पूरी फंक्शनिंग मेरे ख्याल में हम लिख सकते हैं। यानी बिट 1 अगर मैं यहां लिख दूं, बिट 2 अगर मैं यहां लिख दूं, कैरी की बिट ये मैं यहां लिख दूं, तो आउटपुट मैं निकाल सकता हूं 0 0 पे, और कैरी बिट पे जब 0 है आंसर क्या आएगा? क्विकली। 0। आउटपुट भी 0 आएगी। वेल इन दोनों बिट्स का सम 0 है, 0 ही आना चाहिए था। अगर ये 0 है, ये 1 है और कैरी 0 है, आंसर क्या आएगा? 1। यही आना चाहिए था। ओके ये 1 है और नहीं, ओके ये 0 है और ये भी 0 है और कैरी अगर 1 है, अब क्या आंसर आएगा? 1, क्योंकि ये प्लस इन तीनों को सम कर रहा है। अच्छा अब 1 आ जाएगा, फाइन। और क्या है? ओ चलिए 0 1 पे कर देते हैं। 0 1 पे अगर 1 है, अब क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। अब 1 1 वाला रहेगा। तो 1 1 का आंसर क्या होता है? 1 1 का आंसर 1 हाँ 1 0 नहीं आता। हाँ, सो बाइनरी में 1 + 1 जब आप करते हैं तो वो असल में 2 होता है, जिसको बाइनरी में आप ऐसे लिखते हैं 1 0, है ना? 1 0 का मतलब है कि आप आउटपुट 0 करते हैं और कैरी 1 कर देते हैं। यस और नो? इसका मतलब है कि जब मैं बिट 1 बिट 2 जब ये 0 थी, ये 1 था और कैरी 1 था, तब मैंने आउटपुट 0 की होगी और कैरी 1 किया होगा। ठीक है, ये बाय द वे ये इस तरह की कई, ये मेरे ख्याल में 8 एक बनेंगी। ये इसका पूरा ट्रूथ टेबल 8 का बनेगा और ये सारी इस तरह की है ना कॉम्बिनेशन, ये सारी आ जाएंगी। इसका लेकिन फायदा ये है, ये मैं इटरेटिवली अप्लाई कर सकता हूं, ये मैं रिकरेंट तरीके से अप्लाई कर सकता हूं। यानी ये सादा सा नेटवर्क, ये सादा सा मैकेनिज्म, ये सादी सी मशीनरी जो आपके सामने है, ये 3 बिट नंबर्स पे भी चलेगी, 4 पे भी चलेगी, 5 पे भी चलेगी, 1000 बिट्स के नंबर्स भी हों, जितने मर्जी लंबे नंबर्स हों, ये एडिशन इस पे एडिशन करके दे देगी। ये करेगा क्या कि ये बारी बारी हर 2 बिट्स उठाएगी, बारी बारी 2 बिट्स उठाएगी और ये देख रही है कि पिछली बिट्स का आंसर जो कैरी हुआ था वो 0 था कि 1 था, और उसको भी इस एडिशन के अंदर हमेशा इनकॉर्पोरेट करी जा रहा है। ये सादा सी मशीनरी एग्जैक्ट आंसर्स देगी, ये सादा सी मशीनरी एग्जैक्ट आंसर्स देगी आपको। और इसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, मैं आपको बता दिया इसके वेट्स बस 1 है। अगर आप चाहें ट्रेनिंग करना कि कौन से वेट्स होने चाहिए तो आप कर लें, वो 1 पे आ जाएंगे। लेकिन ये सादा सी मशीनरी आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर्स को ऐड करती है इटरेटिवली। ठीक है, तो कहाँ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स, जिनको आप यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स कहते थे, और कहाँ ये सादा चीज जिसके अंदर जो वाहिद स्ट्रेंथ थी इसकी, वो थी रिकरेंस का आइडिया, कि ये जो कैरी पिछली दफा हुआ था ये अगली दफा फीड कर दो। ये जो मेमोरी आई है ना इसके पास, ये मेमोरी आई है सिर्फ एक टाइम स्टेप की, पिछले टाइम स्टेप की मेमोरी आई है कि पिछली दफा कैरी हुआ था या नहीं हुआ था, 0 या 1। इस मेमोरी ने इसको इतनी ताकत दे दी है कि ये किसी भी साइज के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं आप इस मशीनरी से। सो एक ये फायदा। इसी तरह एक्सक्लूसिव और का अगर आप जो गेट होता है, लेकिन हम एक्सक्लूसिव और देख रहे हैं n बिट्स पे। n बिट्स का एक्सक्लूसिव और, इसकी मैं समरी बता दूं, n बिट्स का एक्सक्लूसिव और 1 तब देता है जब ऑड नंबर ऑफ वंस हो, ऑड नंबर ऑफ वंस इनपुट में। n बिट्स इनपुट आई थी, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है
तो एक्सक्लूसिव और जो है ये आंसर 1 देगा, वरना ये 0 दे देगा आंसर। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और भी अगर लेट्स से अगर आपने एमएलपी ट्रेन करना है तो आपको अपने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो फिक्स करने पड़ेंगे। यानी ये एमएलपी जब ट्रेन हो जाएगा ये 5 बिट नंबर्स के लिए चलेगा, 6 के लिए ये एक्सक्लूसिव और नहीं देगा, 4 के लिए शायद चल जाए, हाँ 4 क्योंकि 5 के अंदर आ जाए, तो 6 के लिए नहीं चलेगा, 7 के लिए नहीं चलेगा। एक्सपोनेंशियल इसका ट्रेनिंग सेट होगा, एक्सपोनेंशियल इन एन सिर्फ n बिट नंबर्स के लिए चलेगा और ट्रेनिंग एरर्स होंगे। जबकि राइट पे जो मशीनरी है, इतनी सादा मशीनरी, इसको आपने सिर्फ नेक्स्ट बिट देनी है, यानी ये फिर से इटरेटिव होगा। अगर जितने भी n बिट नंबर्स हैं हर एक बिट दे दे, ये प्लस करेगा अपनी प्रीवियस आउटपुट में। अगर प्रीवियसली 0 था, अगर पहले 0 था, लेट्स से यहां पे 0 डाल देता हूं और अगली बिट आई है 1, तो 1 + 0 1 आ जाता है। यानी इस वक्त जब यहां पे 1 आ रहा है इसका मतलब है कि एक 1 आ चुका है। ठीक है, और ये जो आउटपुट थी आपकी, अब ये 0 से ये 1 हो चुकी है। अगली बिट फिर से 1 आई, अगली बिट 1 आई तो ये 1 इधर फीड हुआ और 1 प्लस ये जो पहले 1 था आउटपुट में 0 आ गया होगा, इसलिए क्योंकि अब 2 1s आ गए, इवन नंबर ऑफ 1s है। लेट्स से अब फिर से 1 आ जाता है, वेल आउटपुट अब 0 हो चुकी है, ये 0 फीड हुआ, इधर से 1 आया, 1 + 0 1, आउटपुट 1 हो गई है और नंबर ऑफ 1s भी तो ऑड ही हैं। जब भी नंबर ऑफ 1s ऑड होंगे ये 1 देगा, यानी व्हेनेवर दिस मशीनरी सेज 1, इसका मतलब है कि इनपुट में इसने ऑड नंबर ऑफ 1s देख लिए। ठीक है, वरना ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन इतनी सादा मशीनरी, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, एग्जैक्ट आंसर देता है और आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर ऑफ बिट्स के लिए दे देगा। ठीक है, कोई साइज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसका जो इनहेरेंट रिकरेंट, इसकी जो इनहेरेंट मेमोरी है कि पिछली दफा क्या हुआ था, और मेमोरी भी सिर्फ एक टाइम स्टेप पीछे जा रही है, ज्यादा पीछे जा भी नहीं रही, उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये आर्बिट्रेरली लार्ज इनपुट्स पे काम करता है। मेरा पॉइंट इस स्लाइड पे और पिछली स्लाइड पे जो n बिट एडिशन थी, मेरा पॉइंट दोनों पे ये था कि सम प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली रिकरेंट और उनको रिकरेंस के फ्रेमवर्क से ही सॉल्व करना चाहिए। अगर आप उन पे रिकरेंस का फ्रेमवर्क नहीं लाएंगे तो आपको एक्सपोनेंशियली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी यूजलेस ही हो जाएगी। जबकि अगर आप उस रिकरेंस वाले फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो बहुत ही छोटा मॉडल बनेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलते हैं। सम प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली रिकरेंट, यू शुड यूज रिकरेंस फॉर सॉल्विंग दैम। अच्छा, फाइनल चीज़ जो हम RNNs में करेंगे वो है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में देयर इज एन इनहेरेंट स्टेबिलिटी इशू। आप देखें कि एक हिडन लेयर का जो RNN है वो भी असल में इट्स अ वेरी डीप नेटवर्क, क्योंकि व्हेन यू व्यू इट इन टाइम एन RNN इज एज डीप एज द नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स। टाइम में भी तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रही है ना, और टाइम में ही वो बैकवर्ड प्रोपगेशन भी तो होनी है। तो जितने टाइम स्टेप्स हैं उतनी लेयर्स तो आ गई ना आपके पास, चाहे आपने स्पेस में सिर्फ एक हिडन लेयर रखी थी, पर टाइम में तो कैपिटल T लेयर्स आ गई हैं। तो जो टाइम में आप चीज़ें देखते हैं, दैट मेक्स एन RNN अ वेरी डीप नेटवर्क इन टाइम एंड देयरफॉर इट सफर्स फ्रॉम वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, जो कि हम पहले देख चुके हैं। वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता था कि वो एक्टिवेशन फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो अगर लेस देन 1 है तो मल्टीप्लाई होते 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 वो डेरिवेटिव्स को बिल्कुल ही छोटा कर देते हैं। तो दैट्स वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। बट दे ऑल्सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, स्पेशली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स ऑल्सो सफर फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। इसको क्विकली देख लेते हैं और ये जरा मेरे साथ रहिएगा। कंसिडर कि आपके पास जो इनपुट थी x, इनपुट वेक्टर आपने दिया x एट टाइम 1 शुरू, और अस्यूम करें कि आपने हिडन लेयर को जब फीड किया, आपकी हिडन लेयर अस्यूम करें कि लीनियर है।
विच मीन्स के जिसको आप H1 कहते हैं, आप पहले तो यहाँ पे tan H लगाते थे ना, tan H, मैं कहता हूँ नहीं tan H नहीं लगा हुआ, बस आइडेंटिटी फंक्शन ही है सीधा सीधा, यानी जो भी W0 इंटू एक्स, अब मैं कह रहा हूँ W0 इंटू एक्स एट टाइम 1 प्लस बायस ऑफ 0, ये जो भी आंसर आया यही ही हिडन लेयर की आउटपुट है, ठीक है। ओ प्लस वो भी तो था, प्लस W11 इंटू H ऑफ टाइम -1, या तो H1 एट टाइम -1, तो शुरू में ये हुआ होगा। नाउ कंसिडर के टाइम t पे क्या हुआ होगा। टाइम t पे आई क्लेम कि टाइम t पे आपका जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, इट विल बी कैरिंग विद इन इट अ टर्म ऑफ दिस फॉर्म, कि आपके पास एक ऐसी टर्म होगी कि ये जो x टाइम 1 पे आया था ना शुरू में, पहले टाइम स्टेप, ये पहली दफा तो W0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि यहां पे मैंने करके दिखाया, W0 से मल्टीप्लाई हुआ। ये जब W0 से मल्टीप्लाई हो गया एक दफा, तो इसने H1 बना दिया होगा। अगले टाइम स्टेप पे ये हिडन स्टेट क्या W11 से नहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी ये जो हिडन स्टेट अभी बना है, अगले टाइम स्टेप पे ये रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पे। जी जी ये आवाज आ रही है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी मुझे लगता है कि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, वो आई हैव टू लीव इन बिटवीन, और लेटर ऑन उस वीडियो को फिर दोबारा देखना और उस पर बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो लगता है। ठीक है, मेरे लिए ना ये वाला कंटेंट इससे ज्यादा अभी देखना मेरे लिए उस पर गौर करना भी मुश्किल है। तो इज दैट पॉसिबल कि आप उसको विद इन टाइम अगर थोड़ा सा खत्म कर दें तो हमारे लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरे लेक्चर का भी टाइम हो गया, फिर उसकी भी चीजें ठीक है, बिकम्स वेरी हार्ड। ठीक है, एब्सोल्युटली। मैं इसको, ये आखिरी स्लाइड है, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूइंग, ये जो भी H1 आया था, ये अगली दफा रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और फिर नया हिडन स्टेट आया होगा, वो फिर से रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई होते होते, यानी कई दफा ये रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी एट टाइम t जो रिकरेंट वेट्स है ना, ये t-1 दफा रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई हुआ होगा। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास टाइम 1 पे जो इनपुट आई थी वो एक दफा W0 से मल्टीप्लाई हुई और t-1 दफा रिकरेंट वेट से मल्टीप्लाई हुई होगी, और ये एक m डिमेंशनल वेक्टर होगा। पॉइंट मेरा ये कि ये एक वेक्टर होगा, जो भी ये जो कैरी कर रहा है अपने अंदर RNN, ये एक वेक्टर है। अब मैं लीनियर अलजेब्रा में ज्यादा नहीं जाता, पर ये जो भी वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका साइज, इट डिपेंड्स ऑन कि W11 जो आपका वेट्स का मैट्रिक्स था, उसकी सबसे बड़ी आइगन वैल्यू वो क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, उस पर डिपेंड करता है। उसको मैं समराइज कर देता हूं। अगर W11 की सबसे बड़ी आइगन वैल्यू 1 से बड़ी है, तो फिर ये जो भी वेक्टर आया है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे आप टाइम में आगे जा रहे हैं। और अगर इसकी आइगन वैल्यू 1 से छोटी थी, सबसे बड़ी, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का डिक्रीज होता जा रहा है। यानी ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर इन टाइम या तो बहुत बड़ा वेक्टर बनता जा रहा है, या इन टाइम ये वेक्टर 0 की तरफ जाता जा रहा है, या ये वेक्टर एक्सप्लोड करता जाएगा अगर आइगन वैल्यू सबसे बड़ी है, 1 से बड़ी है, या ये वैनिश करता जाएगा। ठीक है, एंड दिस बिहेवियर हैज नथिंग टू डू विद एक्टिवेशन फंक्शंस। ये सिर्फ जो टाइम में आप W11 से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, उससे या ये एक्सप्लोड करेगा या वैनिश करेगा। और टेक होम मैसेज क्या है यहां से, कि जो इनपुट थी आपके पास, मैंने तो टाइम 1 से स्टार्ट किया था, लेकिन अगर आपके पास जो भी इनपुट आई थी एट टाइम t भी,
वो या तो इट विल बी फॉरगॉटन वेरी सून, अगर वैनिश कर गया वो वेक्टर, या इट विल एक्सप्लोड टू वेरी वेरी लार्ज वैल्यूज, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वेरी सून। और ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन में भी यही होता है और बैक प्रोपगेशन में भी यही होगा। एंड दिस हैज नथिंग टू डू, एज आई सेड, विद द चॉइस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। ये तो W11 की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की वजह से हो रहा है। यानी इंफॉर्मेशन चाहे फॉरवर्ड पास में या बैकवर्ड पास में will either explode or it will vanish through time. That's the key point कि ये टाइम में हो रहा है, ठीक है। और मैंने कहा था कि tan H ना लगाएं, लेकिन अगर आप tan H लगा भी लेते हैं, नॉन लीनियर न्यूरॉन्स भी कर लें आप, तब भी इट्स द सिमिलर बिहेवियर, ठीक है। ये एक्सप्लोजन और वैनिशिंग ये फिनोमेना रहेगा। देयरफॉर इन प्रैक्टिस, यानी RNNs इन थियरी तो बड़े अच्छे हैं कि ये पास्ट को दे रिमेंबर द पास्ट, बट इन प्रैक्टिस दे डोंट। इन प्रैक्टिस दे फॉरगेट द पास्ट वेरी क्विकली। और इसकी सोल्यूशन है समथिंग नोन एज LSTMs, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब देखेंगे कि LSTM क्या चीज़ है और किस तरह ये लॉन्ग टर्म मेमोरी रखती है। ठीक है जी, with that we can conclude our discussion of recurrent neural networks.